Hello dear students, welcome back in our channel. Now we start assignment number 1 solution. Question number 1 में चेक करो क्या आता है आंसर. पहले असाइनमेंट खुद सोल्व करना, उसके बाद चेक करना आंसर. ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं. WB गिवन है, मींस सॉल्यूट का वेट गिवन है और हमें सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट करना है पहले. उसके बाद हम सॉल्वेंट के वेट को यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे हम अपना W/W%. क्लियर? ओके. देन D इक्वल्स टू W/V की हेल्प से मैंने W कैलकुलेट किया किसका? सॉल्यूशन का. और सॉल्वेंट का गिवन है, वैल्यूज पुट के आंसर है हमारा 2%. ठीक है? ओके. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH और वही फिर V/V है. इसका मीनिंग क्या है हमें ये चेक करना है. देन इसमें नोट करो 25 ml CH3COOH dissolve in 75 ml H2O. इसका मीनिंग ये होता है कि 25 ml CH3COOH किसमें डिसोल्व है, किसमें घुला हुआ है? 75 ml H2O में. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखो W/W% गिवन है, V गिवन है और WB कैलकुलेट करना है. तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? WB/V इंटू मल्टीप्लाई 100. देन ये आंसर करते हैं तो 10 ग्राम आंसर आता है. क्लियर? ये 10 ग्राम. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो NaCl का वेट गिवन है 4 ग्राम और WA गिवन है 500 ग्राम. MB गिवन है 58.5. 58.5 किसका MB होता है? NaCl का. और मोलेलिटी कैलकुलेट करना है हमें, मोलेलिटी. देन MB कैसे कैलकुलेट किया देखो, Na का होता है 23 ग्राम और इस ग्राम पर मोल और इसका होता है 35.5 ग्राम पर मोल Cl का. तो ऐड करते तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 58.5 ग्राम पर मोल. क्लियर? अब हम कैलकुलेट करना है, यानी मोलेलिटी गिवन, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है. तो मोलेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? WB मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया मल्टीप्लाई? बिकॉज ये ग्राम में गिवन था. और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आता है कैलकुलेट करके नोट कर लेना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि मोलेरिटी H2O का क्या होगा. कुछ भी गिवन है और मोलेरिटी पूछा हमसे कि मोलेरिटी कितनी होगी H2O की. तो हमें पता है डेंसिटी कितनी होती है. H2O की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml. H2O की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. अब हम कैसे कैलकुलेट करें देखो, अगर हम मोलेरिटी कैलकुलेट करते हैं किसी की तो हमें चाहिए क्या? WB/MB और मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, ये चाहिए. अगर मैं वॉल्यूम ml में करूं तो, अगर वॉल्यूम ml में करते हैं तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके. आगे देखो ये हमारे पास डेंसिटी है. डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है? डेंसिटी इक्वल्स टू W/V. डेंसिटी इक्वल्स टू W/V. तो ये जो W/V है इसको हम डेंसिटी के इक्विवेलेंट ले सकते हैं. ठीक है? इस W/V को हम डेंसिटी के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही है H2O. तो इसलिए W/V को मैंने डेंसिटी के इक्विवेलेंट लिया. तो हमारे पास क्या आएगा? 1000 अपॉन H2O का मोलर मास कितना होता है? 18. अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 55.55 मोल पर लीटर. मोल पर लीटर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है ये. 55.55 मोल पर लीटर लर्न रखना है हमें. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10% H2SO4 है और मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है इसकी. 10% H2SO4 की मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है. तो कैसे हम पता लगा इसका WB क्या होगा और MB क्या होगा? तो देखो 10% H2SO4 मीन्स क्या हो गया? 10 ग्राम तो इसमें है H2SO4. H2SO4 मीन्स WB. ओके. एंड 90 ग्राम क्या होगा इसमें? वाटर. 90 ग्राम होगा वाटर मीन्स WA. बस इतना ही चाहिए था, हमें आगे आ जाएगा हमारा. MB क्या होता है? H2SO4 का MB कैलकुलेट करो 98 ग्राम पर मोल. 98 ग्राम पर मोल कैलकुलेट करते हैं वैल्यू पुट करके. M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 98 मल्टीप्लाई, ये 90 ग्राम है, हमें केजी में चाहिए. देन क्या होगा? 1000. क्लियर? कैलकुलेट करना आंसर क्या आ रहा है देख लो, चेक कर लो. आंसर नोट कर लेना 1.13 मोल पर केजी. 1.13 मोल पर केजी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो WB गिवन है 20 ग्राम H2SO4 का. V गिवन है 3 लीटर. कैपिटल M कैलकुलेट करना है और कैपिटल N कैलकुलेट करना है. देन कैपिटल M इक्वल्स टू क्या होता है? WB अपॉन MB मल्टीप्लाई V इन लीटर. WB कितना है? 20.
H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 और वॉल्यूम कितना 3 लीटर, ठीक है। और N इक्वल्स टू देखो, N इक्वल्स टू WB अपॉन इक्वलेंट वेट मल्टीप्लाई V इन लीटर। आप देखना ध्यान से इक्वलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया हमने। इक्वलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है मोलर मास अपॉन जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका अमाउंट। तो H2SO4 को आयनाइज करो, H2SO4 को आयनाइज करते हैं तो 2H प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और डोनेट हो रहा है। देन mm अपॉन 2, 98 अपॉन 2 मीन्स 49, ये 49 वैल्यू यहां पुट करनी। देन N इक्वल्स टू WB 20 अपॉन 49 मल्टीप्लाई 3 लीटर, मोलरिटी 0.068 मोल पर लीटर, 0.068 मोल पर लीटर। और नॉर्मेलिटी नोट करो 0.136 इक्वलेंट पर लीटर, 0.136 इक्वलेंट पर लीटर। नोट करो, यहां से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि एमबी अगर डबल होगा तभी जाके क्या बनेगी नॉर्मेलिटी बनेगी। क्लियर है? नोट करो पूरा 7 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखा देखो, 20% C2H6O2 का सॉल्यूशन है। 20% C2H6O2 का सॉल्यूशन है किसमें H2O में। देन क्या हो गया 20 ग्राम, तो इसमें हो गया C2H6O2 का, और H2O का कितना ग्राम हो गया 80 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना होता है 62 ऐड करके देख लेना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, एनॉक्सिजन का 1, ऑक्सीजन का 16 32 ऐड करके देखना 62 ग्राम पर मोल आएगा। H2 का मोलर मास पता है हमें 18 ग्राम पर मोल। अब हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें इनका मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल कैलकुलेट करते हैं तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो आया हमारे पास आंसर 0.32 और वेट अपॉन मोलर मास का आंसर आया 4.44। अब हमें किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है H2O का। तो H2O का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स। H2O के मोल्स कितने 4.44 और टोटल मोल्स कितना हो गया 4.44 प्लस 0.32 9327। तो देखो अब हमें किसका C2H6O2 का करना है, कंपोनेंट 2 ही है, या तो 1 माइनस करके डायरेक्ट ही सॉल्व कर दो और या फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। क्लियर है? तो मैंने कहा 1 माइनस 0.9327, 1 माइनस 0.9327 आंसर आएगा। नोट करो इसमें क्या आता है आंसर 0.067, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो XA प्लस XB जितने कंपोनेंट्स होंगे सबका एडिशन क्या होता है 1। नोट कर लो इसको, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए आंसर इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो WB गिवन है 20 ग्राम, WA गिवन है 80 ग्राम और MB गिवन है 60 ग्राम पर मोल। एसिटिक एसिड है इसलिए MB इतना आएगा। MA कितना गिवन है 18 ग्राम पर मोल और X हमें कैलकुलेट करना है और मोलिलिटी भी कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट करते हैं, पहले मोलिलिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलिलिटी इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA। अगर ये ग्राम में है तो हमें 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। WB कितना 20 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 80। क्लियर? 20 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 80। आंसर नोट करो इसमें कितना आता है 4.16 मोल पर केजी, 4.16 मोल पर केजी। अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए दोनों का मोल्स का पता होना जरूरी है हमें। देन क्या करेंगे XB का मोल कितना होगा 20 ग्राम अपॉन 60, 20 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल। आंसर नोट करो इसका 0.33 मोल। XB कैलकुलेट करने के लिए पहले NB कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर NA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 अपॉन 18, ये ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया था 4.44 मोल, 4.44 मोल। अब हम XB नोट करते हैं। खुद के मोल कितने 0.33, टोटल मोल कितना हो गया 0.33 प्लस 4.44, 0.33 प्लस 4.44। देन आंसर इसका कैलकुलेशन करो 0.33 अपॉन 4.77,
आंसर आएगा 0.0691। और एक्स ए भी अगर कैलकुलेट करना होता है, वैसे तो आंसर आ गया हमारे यहीं पर, एक्स ए अगर कैलकुलेट करना होता है क्या करते, 1 माइनस 0.0691, इसका आंसर देख लेना क्या आएगा। एक्स ए अगर कैलकुलेट करना तो ऐसे कैलकुलेट होता। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन में गिवन है 63% HNO3 का कोई एक्वस सॉल्यूशन, उसका डेंसिटी गिवन है। क्लियर है, डेंसिटी गिवन है और हमें पूछा है कि मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी। देन इसका मतलब क्या हो गया, WB इक्वल्स टू 63 और MB इक्वल्स टू कितना होता है, HNO3 का ऐड करके देख लो, 63 ग्राम पर मोल। यूनिट नोट कर दो, 63 ग्राम पर मोल। क्लियर। अब हम नोट करके देखते हैं। और MA इक्वल्स टू क्या गिवन, WA इक्वल्स टू क्या गिवन है, देखो ये 63 है, 63 ग्राम, यानी अगर मैं सॉल्यूशन का W वेट कंसीडर करूं सॉल्यूशन का, तो उसको 100% लिया गया होगा ना, 100 ग्राम, तभी तो ये 63 ग्राम आया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे आंसर आएगा हमारा, देखो तो V D इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन V, एंड V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन D। W क्या है हमारे पास 100 और V क्या है, V है ही सॉरी D है 66.3 ग्राम पर ml, ये ग्राम में, ये ग्राम पर ml में। क्लियर। देन V हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। देन 100,000 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे क्या आएगा 6.3। अभी हमारा आंसर ये V किस में आया हमारा, लीटर में। क्लियर। अब हम मोलरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई V इन लीटर। WB कितना 63 और इसका मोलर मास भी कितना होता है 63, V ये वाला पूरा है। देन क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 1000 और ऊपर क्या हो जाएगा 6.3। देन मोलरिटी इक्वल्स टू क्या आएगी 6.3 इंटू 10 टू पावर -5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कंप्लीट। नेक्स्ट है 10 ppm का क्या मीनिंग है, देन हम इसमें नोट करते हैं 10 पार्ट ऑफ सोल्यूट, 10 पार्ट ऑफ सोल्यूट dissolve in 10 to power 6 part of solution। यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम या फिर कोई भी मास अगर 10 to power 6 है तो उसमें ओनली फॉर 10 पार्ट किसका है, सोल्यूट का है। क्लियर है। ये 11 क्वेश्चन थे असाइनमेंट नंबर 1 के। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट नंबर 2। मोलरिटी और मोलरिटी में कौन सा अमाउंट ज्यादा होगा, इसका पता लगाने के लिए हम करते हैं कि फॉर्मूला में किसका डिवाइड होता है। मोलरिटी को देखते हैं तो सॉल्वेंट का होता है, वेट का डिवाइड, और मोलरिटी में देखते हैं तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड होता है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि सॉल्यूशन हमेशा ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में हो लेकिन सोल्यूट है तो सही ना, थोड़ा तो थोड़ा सॉल्यूट होगा ही होगा। तो सॉल्वेंट हमेशा ही कम होगा किससे, सॉल्यूशन से। अगर हम केजी और लीटर को इक्विवेलेंट कंसीडर कर लें फिर भी, तो ज्यादा अमाउंट किसका होगा, इसमें ज्यादा का डिवाइड हो रहा है, इसमें कम का डिवाइड हो रहा है। देन मोलरिटी इज ग्रेटर देन मोलरिटी, मोलरिटी इज ग्रेटर देन मोलरिटी। तो इसका लैंग्वेज नोट कर लो, लैंग्वेज नोट करो। मोलरिटी, मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन, molality depends upon amount of solvent and molarity capital M, molarity depends upon volume of solution, clear। next question, molarity and molarity में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। ओके देखो सुनो ध्यान से, कैपिटल एम है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बताओ मोलरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बोलो डिक्रीज होगी। नोट करो इसमें, मोलरिटी डिक्रीजेस, मोलरिटी कैपिटल एम, molarity decreases increasing with temperature because volume is increased,
because volume is increased. Complete. And molality is no change. Molality is no change. कंप्लीट. क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम का पार्ट होता ही नहीं तो मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी. नेक्स्ट, हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसेज हैं जिनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है. तो ऐसा क्यों होता है? नोट करो इसमें. हाइड्रोजन एंड हीलियम absorb temperature so solubility is increases. यानी हाइड्रोजन और हीलियम की जो सोल्युबिलिटी होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगी? सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी. कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, N2O2 CO2 तीन केसेस हैं. ये थ्री केसेस जो है वो ETOH में ज्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू H2O. तो ऐसा क्यों होता है? नोट करो इसमें आंसर. H2O is less more polar as compared to ethanol and N2O2 and CO2 gases are non-polar. So these gases easily dissolve in ethanol. ठीक है. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइक डिजोल्व इन लाइक, यानी जो पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होगा और जो नॉन पोलर होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होगा. नॉन पोलर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बट दो सॉल्वेंट है, दोनों ही पोलर है. तो हम देख लेंगे जो लेस पोलर होगा उसमें क्या होगा? नॉन पोलर जो गैसेज होती है वो ज्यादा डिजोल्व हो जाती है. क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 हेनरी लॉ से था. आगे होगा इसका आंसर. तो इसमें क्या पूछा था हमें? PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का पूछा था हमें और KH गिवन था. WB हमें किसका है? O2 का हमें पता है. WB गिवन था 32 ग्राम और O2 का MD पता है 32. WA 36 वाटर का गिवन था और MA कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम पर मोल. तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? सबसे पहले XA नोट कर लेंगे, NA NB कैलकुलेट करके XB नोट करेंगे. XB हमारे पास में क्या है? O2 का मोल फ्रैक्शन 1/3 आया हमारे पास. देन PO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KH मल्टीप्लाई XD. KH कितना गिवन है? 34.86 किलो बार और ये XB कितना आया हमारे पास? 1/3. ठीक है. डिवाइड करके देख लेना, आंसर जो है किलो बार में आंसर आएगा हमारा. किलो बार कहे तो उसको बार में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो किलो बार ही रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ से है. उसमें क्या गिवन था? PA नोट गिवन है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A का गिवन है. WB गिवन है कितना? 120 ग्राम एसिटिक एसिड का. और यहाँ पे हमारे पास सुक्रोज का गिवन है 342 ग्राम. सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, C12H22O11. तो कार्बन कितना है? इसका मोलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, कार्बन कितना है? 12 मल्टीप्लाई 12 144, फिर 1 मल्टीप्लाई 22 और O2 का ऑक्सीजन का कितना होता है वेट? 16 मल्टीप्लाई 11. तो इन सब का जो आंसर है उनको एडिशन कर दो तो 342 ग्राम पर मोल आएगा. क्लियर? देन एनबी गिवन है. इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे? एनबी और एनए कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी हेल्प से हम एक्सबी कैलकुलेट कर लेंगे. एक्सबी क्या है? एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन. तो हमारे पास 2/3 आएगा और इसकी इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे? पीबी नोट कर लेंगे. पीबी क्या होगा? पीबी नोट सॉल्वेंट का हमने क्या लिया था? ए लिया था और सॉल्यूट का क्या लिया था? बी. इसलिए हमने ऐसा कैलकुलेट किया. तो आंसर हमारे पास आएगा 26.93 किलो बार. क्लियर? न्यूमेरिकल में वहां पर मैंने जहां पीए नोट किया था वहां पीबी नोट कर लेना. नोट करो. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन कौन से होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होता है? देखो, स्टॉप करो राइटिंग को. आइडियल सॉल्यूशन उनको कहते हैं जो किसी भी
टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, वो तो होंगे हमारे कौन से आइडियल सॉल्यूशन। और जो कोई परफेक्ट हर एक टेम्परेचर एंड हर एक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करे, वो क्या हो जाएंगे हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसका डेल्टा एच मींस एंथैल्पी, हीट चेंज इन एंथैल्पी, वो भी क्या होगी जीरो, डेल्टा वी भी जीरो। इस साइड जब भी जो चीज लेंगे हम सारी जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम में चेंजिंग जीरो, और उधर क्या हो जाएंगे जीरो नहीं होंगे। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उनको अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया हमने, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन वाले, मींस राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे वो सॉल्यूशन, और एक हो जाएंगे नेगेटिव डेविएशन वाले, मींस राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो करेंगे, वो नेगेटिव डेविएशन। तो देखो जनरल वे में अगर मैं समझाना चाहूँ उसमें, तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक साइड हम ग्राफ बना रहे हैं एक्स ए का और एक साइड बना रहे हैं बी का। अभी लिखना नहीं है, देखो ध्यान से। करना क्या है, देखो हम ये कंसीडर कर लें कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है वो कंपोनेंट ए एंड बी से मिलकर बना है। क्लियर है, ए और बी से मिलकर बना है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए क्या हो जाएगा और पी बी क्या हो जाएगा, राउल्ट्स के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए और इसका क्या हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर। तो हम देख चुके वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए कैसा होगा राउल्ट्स लॉ, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए हम उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आरएलवीपी में स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करवाया। तो देखना यहाँ से क्या करना है, इधर इस साइड तो लेते हैं मोल फ्रैक्शन और इस साइड लेते हैं प्रेशर। क्लियर। मोल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन इधर कंसीडर कर लो कि मैंने एक्स ए इक्वल टू 0 लिया और एक्स बी इक्वल टू 1 लिया, और यहाँ इस साइड उल्टा कर दो, एक्स बी इक्वल टू क्या करना है 0 और एक्स ए इक्वल टू 1। देखो हमेशा ध्यान रखना, जिस साइड 0 किया है जिस साइड जिसको 0 किया है उसके रेफरेंस में ग्राफ बनाना है। यानी हम ग्राफ किस में बना रहे हैं, पी और एक्स ए, मीन्स पी ए और एक्स ए के बीच में बना रहे हैं ग्राफ, पी ए और एक्स ए के बीच बना रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। ये हम बना देते हैं ये वाला ग्राफ, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया पी ए नॉट, और ये वाली लाइन है ये क्या शो कर रही है, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। क्लियर है, जो 0 है उसके रेफरेंस से बनाना है। सेम टू सेम ऐसा ग्राफ इधर हो रहेगा। अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ऐसा बनेगा ग्राफ एक्स डी, देन ये क्या हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, और ये हमारा क्या है टोटल पी है, पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर हुआ कुछ? ओके, अब ये सब समझ सकते हैं कि इसको ऐसे डाउन वेइंग क्यों बनाया। ये वाला जो पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, पी बी नोट को। अब देखो यहाँ पर ज्यादा कौन है, पी बी नोट इज ग्रेटर देन पी ए नोट। क्लियर है, हम ग्राफ ऐसा नहीं बनाना चाह रहे, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे क्या नोट करना है हमें, बी को। तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो हम बना रहे हैं ग्राफ, देखो ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, मीन्स इक्वल हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, पी ए नोट इक्वल पी बी नोट। क्लियर है। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, मीन्स ये इधर से डाउन में जा रहा था, इधर ऐसे भेज देते इसको, ऐसा भी तो बन सकता है ना। हमेशा एक ही टाइप का प्रेशर हो जरूरी थोड़ी ना। ये हमारे पास इधर क्या था, एक्स ए नोट, एक्स ए इक्वल टू 0, और इधर क्या था एक्स बी इक्वल टू 0। तो ये वाला लाइन जो जा रही है वो किसकी होगी, पी बी नोट की, और ये वाला लाइन जो जा रही है वो किसकी है, पी ए नोट की। देन ज्यादा कौन हुआ, पी बी नोट इज ग्रेटर देन पी ए नोट। तो ग्राफ किसी टाइप से बना सकते हो, ग्राफ को रटना नहीं है। ग्राफ में केवल इतनी बात ध्यान रखना है हमें कि जो 0 होगा उसके रेस्पेक्ट में बनाना है। जो 0 होगा उसके रेस्पेक्ट में लाइन बनेगी, तब ग्राफ हमेशा सही रहेगा, नहीं तो ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। दोनों जो प्रेशर है प्योर कंपोनेंट्स के इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों प्रेशर में पीबी का ज्यादा हो सकता है, दोनों प्रेशर में पी ए का भी ज्यादा हो सकता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो ऐसा का ऐसा हर एक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन पर ग्राफ बनाए वो सॉल्यूशन तो होंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो ऐसा ग्राफ नहीं बनाए मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन शो करें। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग ऐसे सारे ऊपर ऊपर आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जाएंगे, और नेगेटिव भी तो बन सकता है इसका ऐसे। नेगेटिव का मीनिंग क्या हो गया, डाउन पे आ जाएंगे सारे, ये डाउन पे बना दिए मैंने, ये नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन हो गए। क्लियर। नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक ही बात ध्यान रखना है, जो सारे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन,
or solution which do not follow Raoult's law at each concentration, temperature and pressure, they are called non-ideal solution. Non-ideal solution again divided in two parts में, एक तो positive deviation और एक negative deviation non-ideal solution. Clear है? नोट करें, इसमें डिफरेंस वाइज नोट करते हैं इसको बेटर तरीके से. फर्स्ट पॉइंट नोट करो, आइडियल सॉल्यूशन में each component obeys Raoult's law. Each component obeys Raoult's law at each temperature and concentration. At each temperature and concentration. क्लियर है? ओके, एक हमें चीज इसमें कंसिडर करना है कि जो हमारा मिक्सचर बना है, जो हमने मिक्स बनाया है या जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसमें टू कंपोनेंट्स है ए एंड बी टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. तो बनाते पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी, एंड इसी टाइप से पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी. कंप्लीट. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नोट कर लो. नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ. They do not obey Raoult's law. They show positive or negative deviation. Positive and negative deviation. They show positive and negative deviation. Complete. तो यहाँ पे इक्वल थे, उधर क्या कर देना, जस्ट इसका रिवर्स मीन्स नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी. ये तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है जी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर, और वो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करता है. इनमें इक्वल नहीं होते, इसमें इक्वल होते. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स. आइडियल में नोट करो, द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर similar to those in the pure components. रिपीट करिए, सुनो. द इंटरेक्शंस बिटवीन द components are similar to those in the pure component. क्या मीनिंग है देखो, ए या बी इक्वल टू है किसके, ए बी के. ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन. तो जो सॉल्यूशन के जो इंटरेक्शंस है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शंस के इक्विवेलेंट होते हैं. क्लियर. नॉन आइडियल नोट करो इसका रिवर्स. नॉन आइडियल में द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर different from those of the pure components. यानी इसमें क्या होगा, ए ऑब्लिक बी नॉट इक्वल टू ए बी. जो सॉल्यूशन में इंटरेक्शंस होते हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट के बराबर नहीं होंगे, या तो उससे ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज. आइडियल में देयर इज नो वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज there is no volume change and enthalpy change on mixing the components. ठीक है. डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल्स टू क्या होता है, 0. ये कोई भी इसमें आंसर नहीं है, 0 रहता है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव. और डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम भी क्या होती है, 0. नोट करो, और इधर नोट कर देना नोट 0. पहले बनाओ इसको, फिर उस साइड नोट करते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन नोट करो. नॉन आइडियल में द मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम एंड एंथैल्पी चेंज. द मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम
and enthalpy change are not zero. Are not zero. Not zero. Complete. Next point note करो. Next point. They do not form azeotrophs. Azeotrophs क्या होता है आगे डिटेल में करते हैं, पहले इसको नोट करते हैं. They do not form azeotrophs. They do not form azeotrophs. Complete. उधर नोट करो नॉन आइडियल में. They form azeotrophs. They form azeotrophs. They form azeotrophs. Complete. Next point. एग्जाम्पल नोट करते हैं इसके आइडियल के. आइडियल के एग्जाम्पल्स नोट करते हैं. फर्स्ट नंबर देखो, आइडियल के एग्जांपल्स लिखने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर मिला देना है. क्लियर है? लाइक दैट एग्जांपल को रटना नहीं है, लर्न रखना है हमें. C6H6 है, ठीक है. इसके अंदर एक CH2 इंक्रीज करके इसके अंदर डाल दो तो इसका एग्जांपल बन जाएगा. मीन C6H6 के अंदर मैंने क्या मिला दिया? C6H5CH3 टोलुइन मिला दिया. इसका नेम है टोलुइन. बेंजीन में टोलुइन ऐड किया. फर्स्ट एग्जांपल. सेकेंड एग्जांपल देखो, कोई भी हेलोजन वाले कंपाउंड्स ले लो, उन हेलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हेलोजन हायर या एक हेलोजन लोअर उसके अंदर डाल दो तो इसका एग्जांपल बन जाएगा. लाइक दैट C2H5Cl प्लस C2H5Br. Br जस्ट Cl से हायर है. अगर Cl से लोअर कौन था? फ्लोरीन. तो यहाँ पे हम C2H5F मिला देते तो भी राइट था. ओके. इथाइल क्लोराइड के अंदर इथाइल ब्रोमाइड मिलाया. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में क्या करते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, कार्बन फैमिली जानते हैं, एक ही फैमिली के लोगों को ले लो तो क्या हो जाएंगे, वो आइडियल सॉल्यूशन में आ जाएगा. लाइक दैट मैंने किसको लिया? CCl4 प्लस SiCl4. देखो Cl इक्वल है बट कार्बन की जगह कौन आ गया? सिलिकॉन. SiCl4. इस टाइप से हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं. नोट कर लो और एग्जांपल्स मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, बहुत सारे बना सकते हैं ऐसे. मिथेनॉल प्लस इथेनॉल. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल एनहेप्टेन प्लस एनहेक्सेन. ये एन क्यों लगे ऑर्गेनिक में क्लियर करेंगे अच्छे से. अब इनको नोट करो एग्जांपल्स को. एनहेप्टेन में एनहेक्सेन मिला दिया. क्लियर? नेक्स्ट नोट करो 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन. 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं हम. और बनाओ क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. क्लियर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते एग्जाम्पल नोट करो. इसमें H2O प्लस एसिड, जो भी पोलर वाले होंगे ना वो सारे इसमें आएंगे. पोलरिटी जहां पर होगी वो सारे इसमें आएंगे. H2O प्लस एसिड. और नोट करो H2O प्लस एल्कोहल. H2O प्लस एल्कोहल. H2O प्लस एल्कोहल. बने जल्दी. टेबल कंप्लीट करके आगे नोट करो. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स. क्लियर है? टू टाइप्स में कौन होगा? एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले राउल्स लॉ से, और एक और कौन होगा? नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले राउल्स लॉ से. तो इसमें नोट करो फर्स्ट नंबर पॉइंट. वैसे ही नोट करेंगे जैसे हमने पहले वाले डिफरेंस नोट किए थे. फर्स्ट नंबर पॉइंट नोट करो. द interactions between the components are less in the pure components. The interactions between, तो किसका ज्यादा होगा देखो. बोलो. सॉल्यूट सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा. ठीक है? तो कंपोनेंट्स
किसका लेस है, देन किसका ज्यादा है इसमें, AB का। उधर नोट करो, उस साइड इसका रिवर्स नोट कर दो। द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर, द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर ग्रेटर देन द प्योर सॉल्वेंट, ग्रेटर देन द प्योर कंपोनेंट्स। रिपीट करिए, सुनो। द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर ग्रेटर देन द प्योर कंपोनेंट्स, ग्रेटर देन द प्योर कंपोनेंट्स। क्लियर है? ये ए बी भी, और ज्यादा किसका है इसमें, इनका ज्यादा है किससे, AB से। बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। डेल्टा मिक्सिंग V यानी वॉल्यूम का वॉल्यूम मिक्सिंग करने पर इसका क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नोट कर सकते हो, ग्रेटर देन 0 नोट कर सकते हो। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर दो। डेल्टा मिक्सिंग V इज लेस देन 0 और नेगेटिव, लेस देन 0 और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट नोट करो। डेल्टा मिक्सिंग H एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। इधर नोट कर दो, डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी इज लेस देन 0 और नेगेटिव, क्लियर? नेक्स्ट नोट करो, PA इज ग्रेटर देन XA PA नोट, और क्या लिख सकते हैं, PB इज ग्रेटर देन XB PB नोट। फोर्थ नोट पॉइंट, इसका जस्ट उल्टा कर देगा। PA इज लेस देन XA PA नोट, PB इज लेस देन XB PB नोट। बनाओ, PB नोट। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर। दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, they form minimum boiling एजियोट्रॉप्स। इधर नोट कर दो, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कंप्लीट। आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल नोट, सॉरी इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाले में एग्जांपल नोट करो। पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल नोट करो, क्या होता है एग्जांपल इसके। मिथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, सारे इसमें आएंगे। बहुत सारे एग्जांपल नोट कर सकते हो। मिथेनॉल प्लस वाटर, और नोट करो मिथेनॉल प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और नोट करो इथेनॉल प्लस वाटर, और नोट कर सकते हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल। एसीटोन जानते हैं CH3CO CH3, इथेनॉल प्लस एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल। एक एग्जांपल और नोट कर लो, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर? नॉन उसमें नेगेटिव डेविएशन वाले में नोट करो, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एग्जांपल नोट करो इसका, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन
फॉर्मूला याद करना एसीटोन का, CH3COCH3। नेक्स्ट नोट करो, वाटर प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। और नोट करो मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। लास्ट एग्जांपल नोट करो, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। लास्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले कंपाउंड के, डेविएशन वाले सॉल्यूशन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो ध्यान रखना, कुछ भी लर्न नहीं रहे तो इस साइड क्या लर्न रखना हमें, अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल कोई भी ले लो, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, कुछ भी अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर वाटर मिला दोगे तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएंगे। क्लियर है? और नेगेटिव डेविएशन में कुछ लर्न रहे नहीं रहे, हमें याद क्या रखना है, वाटर प्लस एसिड, वाटर और एसिड का जो भी सॉल्यूशन होगा सारे नेगेटिव डेविएशन में आएंगे। क्लियर है? नोट करो इनको पूरे को, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तो नीचे नोट करते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन x। क्लियर? यहां नोट कर देना पार्शियल प्रेशर, या प्रेशर नोट कर दो ओनली। ये है प्रेशर P। अब क्या करना है देखो, यहां क्या करेंगे, यहां मैंने रखा XA इक्वल्स टू 0 और XB इक्वल्स टू 1। तो जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है उसके बाद में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो 0 होता है उसके रेफरेंस में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो XA ये है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, PA का। तो PA इक्वल्स टू PA नॉट XA। यहां करते हैं हम क्या, XB इक्वल्स टू 0 और XA इक्वल्स टू 1। 0 कौन है, B। देन क्या होगा, PB इक्वल्स टू PB नॉट XB। तो जहां से लाइन जा रही है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, PB नॉट, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या हो गया, PA नॉट। यह लाइन मिटा दी है बस, और कुछ नहीं है, ग्राफ वो सिंपल है। ग्रेटर कौन है, PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। क्लियर? और क्या बातें नोट करते हैं आप, P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, PA प्लस PB। कौन सा रूल है ये, डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल। डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल क्या था, जो कंपोनेंट के जितना भी प्रेशर होगा उनको टोटल ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर का इक्विवेलेंट होता है वो। क्लियर है? तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। इसके नीचे लेबल कर देना इसको, ऊपर या नीचे, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का राउल्स ग्राफ है। क्लियर? ओके, सेकंड ग्राफ देखो। सेकंड ग्राफ नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन। तो देखो नोट करते वही सारी कहानी। यहां कौन होगा, एक्स ए इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो ये लाइन है एक्स बी को, एक्स ए को फॉलो कर रही है। एक्स ए पी ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए। और यहां पर क्या आएगा हमारे पास, एक्स बी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ए इक्वल्स टू 1। देन पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। ये पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। और ये वाला लाइन यहां पर आ रही है। देन ये क्या होगा, पी बी नॉट, और ये पी ए नॉट। पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट। ये नोट कर देना, नेगेटिव डेविएशन showing Raoult's graph। क्लियर? ओके, आगे वाला देखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग। इस साइड नोट कर देना P, इस साइड नोट कर देंगे X,
P मीन्स पार्शियल प्रेशर, X मीन्स मोल फ्रैक्शन, और ये वाला ग्राफ है हमारे पास एक्स ए इक्वल्स टू हमने कंसिडर किया था 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, देन क्या आ जाएगा पी ए इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट. ओके, यहाँ होगा एक्स बी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ए इक्वल्स टू 1, देन पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी. यहाँ टोटल आएगा पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. क्लियर, कंप्लीट. ओके, ये वाला लाइन जो शो कर रही है वो है पी ए नोट. ये लाइन जो जा रही है वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या हो गया पी बी नोट, और पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट. ठीक है, आप लोग पी ए नोट को भी ज्यादा ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. नोट कर देना ग्राफ है किसका, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग, डेविएशन शोइंग राउल्स ग्राफ. पॉजिटिव डेविएशन शोइंग राउल्स ग्राफ. क्लियर है, ये होते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. बना लो ग्राफ्स को. नाउ वी स्टार्ट आउटलाइन नंबर 7, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन. एजियोट्रॉप क्या होता है, कोई भी दो कंपोनेंट है या मोर देन 2 कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं. कोई किसी भी कंपोनेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा. इन कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इनको अगर मिक्स कर दे, मिक्स करने के बाद अगर हम सोचते हैं कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही रहेंगे तो ये रॉन्ग है. ये अपना बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर लेंगे, या तो क्या हो जाएगा दोनों का जितना बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन बन जाएगा, और या फिर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन बन जाएगा. अगर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन बने तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, और अगर कम बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन बने तो उसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग. ठीक है, क्या बोला है देखो, मैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन. सेवंथ नंबर आउटलाइन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब समझो वापस ध्यान से. कंसीडर कर लो कि हमारा जो सॉल्यूशन बना है वो ए और बी को मिलाने से बना है. ठीक है, ए बी, इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन की बात करें बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कोई एक्स होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कोई वाई होगा. ठीक है, अब मिलाने के बाद हमने जब मिला दिया तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया ए बी. ए बी का बॉइलिंग पॉइंट ना तो एक्स है ना ही वाई है, या तो इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा या इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. ठीक है, वो तो 2 टाइप हो जाएंगे, इसके 2 टाइप्स हो जाएंगे. कौन कौन से, एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. बट जब ये एक्स टेम्परेचर पर बॉइल होता था और ये वाई टेम्परेचर पर बॉइल होता था तो बॉइलिंग इनको मिक्स करने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो एक्स्ट्रा अलग ही आ गया जेड. वो ना तो एक्स के इक्विवेलेंट था ना ही वाई के इक्विवेलेंट था, यानी जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिले तब तक इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थे. लेकिन जैसे एक दूसरे में मिल गए, मिलने के बाद एक नया ही बॉइलिंग पॉइंट आ गया. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन. क्लियर है, डेफिनेशन नोट करो पहले इस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन में. एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन में डेफिनेशन नोट करो, क्या होता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन. A type of liquid mixture, a type of liquid mixture having a fixed composition and boiling point. These liquids are called constant boiling mixture or azeotropic solution or mixture. Azeotropic solution or mixture. Complete. आगे नोट करो. They are classified into two parts.
फर्स्ट में नोट करो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नोट करो इसमें क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रोपिक solution which have low boiling point azeotropic solution which have less boiling point as compared to their pure components, less boiling point as compared to their pure components is called minimum boiling azeotrophs, minimum boiling azeotrophs। कंप्लीट। एग्जाम्पल नोट करो, H2O प्लस इथेनॉल, H2O प्लस इथेनॉल, H2O प्लस इथेनॉल। क्लियर है? जब इथेनॉल के अंदर H2SO4 मिला, C2H5OH मिला, इथेनॉल के अंदर H2O मिला देते हैं तो 95.37% इथेनॉल का एक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है नोट करो। H2O का वेल नोन है 373 केल्विन, इथेनॉल का नोट करो 351.3 केल्विन इथेनॉल। और जब एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बन गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जब मिनिमम की बात करें तो इन दोनों से कम होगा। क्लियर है? 373 तो वैसे भी ज्यादा है, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा इससे भी कम होगा। तो नोट करो कितना कम आएगा, 351.15 केल्विन। क्लियर है? और देखो एक एग्जांपल और नोट करते हैं, वैसे एक एग्जांपल लर्न करना बहुत है, और भी एग्जांपल नोट कर सकते हैं इसका। हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। जो क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल होता है वो 6.8% इथेनॉल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट नोट करो 334.2 केल्विन। क्लोरोफॉर्म का इतना है, इथेनॉल का हमने देखा ही था ऊपर 351.3 केल्विन। तो जो इसका सॉल्यूशन बनता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, इसका कितना होता है 332.3 केल्विन। क्लियर हुआ? जो कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट मिलता है हमें एजियोट्रोप सॉल्यूशन का, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर है? ओके, पहले ये इतने टेम्परेचर पर बॉइल होता था, ये भी इतने टेम्परेचर पर बॉइल होता था, जैसे ही दोनों को मिक्स कर दिया तो 351.15 केल्विन पर बॉइल होने लग गया। और इसमें इथेनॉल का परसेंटेज कितना है 95.37। जो लेफ्ट रह गया वो किसका है H2O का। अगर हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं 100% या 95.37% से भी प्योर, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही हम सोचेंगे इसमें से वाटर वेपोरेट हो जाए, हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से वाटर एंड इथेनॉल दोनों ही वेपोरेट हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अब ये कांस्टेंट हो गया, ये ना इधर होगा ना इधर, मींस ज्यादा होगा ना कम होगा। क्लियर? सेकंड नंबर नोट करो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कंप्लीट। इसका एक एग्जांपल और नोट कर सकते हो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एक एग्जांपल और नोट कर सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन। क्लियर? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में नोट करो क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोपिक solution which have high boiling point
as compared to their components, as compared to their components is called maximum boiling azeotrope, is called maximum boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope. कंप्लीट. एग्जाम्पल नोट करो, कौन कौन से एग्जाम्पल इसके. एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन शोइंग, नेगेटिव डेविएशन शोइंग showing solution, negative deviation showing solution. क्लियर. ओके. H2O के अंदर एसिड मिला दो, नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल है. बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं H2O का 373 केल्विन, 373 केल्विन. HCl का नोट करो 188 केल्विन, 188 केल्विन. जब HCl का सॉल्यूशन बनता है तो ये HCl का सॉल्यूशन होता है 20.3%, 20.3% HNO3. और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन दोनों से ज्यादा होगा. बॉइलिंग पॉइंट नोट करो इसका 383 केल्विन, 383 केल्विन. क्लियर. नेक्स्ट वाला नोट करते हैं. H2O में HNO3 मिला दिया हमने, यानी 28.3% तो उसमें क्या होगा HNO3, बाकी जो रह गया वो कौन होगा H2O. लैब में इतना ही दिल था हमें 20.3% HNO3, 100% हम नहीं बना सकते इसको. बॉइलिंग पॉइंट नोट करो 373 केल्विन और HNO3 का नोट करो HNO3 359 केल्विन, 359 केल्विन. और ये जो लेबोरेटरी मिलता है वो 68%. सॉरी ये HCl है, ये HNO3, HNO3 इसका नोट करो 393.5 केल्विन, 393.5 केल्विन. कंप्लीट है. तो ये हमारा कंप्लीट होता है. आज के क्लास में हमने क्या रीड किया, नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन तो एक ही टाइप का होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले. पॉजिटिव डेविएशन वाले राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन वाले राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. क्लियर है. और आइडियल सॉल्यूशन हम किसके एग्जांपल नोट करते हैं, नॉन पोलर के. पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल प्लस वाटर, नेगेटिव डेविएशन में वाटर प्लस एसिड. क्लियर. और नेक्स्ट हमारा आता है एजेट्रोप सॉल्यूशन. एजेट्रोप सॉल्यूशन कोई भी ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कंपोनेंट एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होते हैं. कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एजेट्रोपिक सॉल्यूशन, यानी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका. ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम. मिनिमम में एग्जांपल आता है पॉजिटिव डेविएशन वालों का और मैक्सिमम में एग्जांपल आता है नेगेटिव डेविएशन वालों का. क्लियर है. अच्छे से लर्न करना इसको. हैप्पी लर्निंग.